बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेडर फाइल्स के बारे में है कि इन फाइल्स को हेडर फाइल्स क्यों कहते हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है सी कोडिंग में, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कि अगर हमने अपने कोड में मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म करने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको पता है कि आपने कोई इनपुट देनी है और उस लिहाज से कोई आप आउटपुट शो करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ हेडर फाइल्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं या लाइब्रेरी फाइल्स का नाम भी दे सकते हैं। तो देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो ऐसे बहुत से मकासद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हेडर फाइल्स मौजूद हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि कोई इनपुट आउटपुट वाला काम करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप कौन सी हेडर फाइल यूज़ करेंगे। studio.h हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत इसका जिक्र देखा था। तो आगे भी इसका देखते हैं, एग्जांपल से डिस्कस भी करेंगे कि ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। कि जो भी आप हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं वो उसमें प्री डिफाइन के पहले से मौजूद फंक्शंस पड़े होते हैं। हमने जस्ट क्या करना पड़ता है, वो फंक्शन इंसर्ट करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। हमें थोड़ी सी लॉजिक लगाकर वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके और नीचे उसका फंक्शन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। मैनी हेडर फाइल कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में बहुत सारी हेडर फाइल्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये नहीं है कि शर्त नहीं है कि आप सिर्फ एक या दो या तीन इस्तेमाल कर, बल्कि ऐसा नहीं है। तो आप एक प्रोग्राम में ज़्यादा हेडर फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्रोग्राम की नोयत क्या है, उसमें आपने कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने हैं। The header file must be included in the program before calling any of its function in the program। ठीक है, the header file must be included कि आपने अगर अपने कोड में कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो उसी से रिलेटेड आपने फाइल्स को इंक्लूड करना लाजमी है। तो अगर हम इन फाइल, क्योंकि आपको पता है कि हर फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, जैसे कि अगर PDF की फ़ाइल है तो आप क्या करते हैं, उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, PDF है। इसी तरह अगर कोई वर्ड की फ़ाइल है तो क्या है, XDOC या सिर्फ DOC होता ही है। ठीक है, तो हर किसी की क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। तो इस फाइल्स की भी एक्सटेंशन होती है जिसकी क्या है, हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h है। तो इस .h से हमें पता चलता है कि ये फाइल कौन सी फाइल है, हेडर फाइल है। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। तो कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, इंक्लूड प्री प्रोसेसर। क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अगर हमने हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना हो तो। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में इंक्लूड के बारे में पढ़ा था और डिफाइन हमने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ा था। तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। These files are provided by C compiler system। और ये फाइल C compiler ही आपको प्रोवाइड करता है, आपको खुद नहीं बनानी पड़ती, बल्कि C compiler का जो सिस्टम होता है वो खुद प्रोवाइड करता है। The header files are normally stored in include subdirectory। जो हेडर फाइल्स कहाँ पे होती हैं, अगर ये आपको जानना है तो जैसे ही आप टर्बो C++ या कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो इंक्लूड एक फोल्डर होता है और इसकी जो सब डायरेक्टरी होती है उसमें हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज़ रिटन इन एंगल ब्रैकेट। तो हेडर फाइल का नाम कहाँ पे लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ करके। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हम हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। ये आगे एग्जांपल से आपको क्लियर भी हो जाएगा। इसका सिंटैक्स देखें कि पहले क्या लिखते हैं, हैश से हम स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड लिखते हैं और हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो द नेम ऑफ हेडर फाइल कैन आल्सो बी यूज्ड इन डबल कोट्स एज फॉलोज। अगर आप एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह क्या करते हैं, डबल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप
ज़्यादातर जो बुक्स पर देखेंगे वो क्या होगा, एंगल ब्रैकेट का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो लिहाजा आपने भी इसी को फॉलो करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एक हेडर फाइल इस्तेमाल की गई है इन हैश इंक्लूड कि हेडर फाइल को हमने कौन सी हेडर फाइल, studio.h। तो स्टूडेंट्स इसका काम क्या होता है studio.h का, अगर आपने कोई इनपुट आउटपुट वाला फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो आप हेडर फाइल क्या लिखते हो, studio.h लिखते हो। द studio.h हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। तो लिहाजा studio.h में कौन सा फंक्शन पड़ा हुआ है, इनपुट वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और आउटपुट वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अ हेडर फाइल math.h। अब ये जो math.h है यानी कि इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, इनके एंगल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। जब एंगल ब्रैकेट लगाएंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपने ये डबल कोटेशन आपने नहीं लगानी। तो अ हेडर फाइल math.h, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी लाइब्रेरी फ़ाइल है, ये एक ऐसी हेडर फाइल है जिसमें कौन से फंक्शन पड़े होंगे, मैथ के पड़े होंगे, मैथमेटिकल फंक्शन, प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शन के पहले से मौजूद जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन दूसरा क्या है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज़ द प्लेस, ऐसी जगह है वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। जो सी कोड आपने लिखा है उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। When the program is executed, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू करता है, द कंट्रोल यानी कि जो कंपाइलर का कंट्रोल होता है वो किस में एंटर हो जाता है, मेन फंक्शन में एंटर हो जाता है। एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट, और तरतीब वार इसकी क्या देखता है, स्टेटमेंट देखता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम में जो भी आप सी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे उसमें मेन फंक्शन ज़रूर होगा, इसके बगैर एग्जीक्यूशन मुमकिन नहीं है। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल, वो कंपाइल तो हो जाएगा, डिटेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब आप उसमें मेन फंक्शन जो है वो नहीं लिखते। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, कि मेन फंक्शन में आप मर्जी जितनी चाहें स्टेटमेंट, जितनी चाहें कोडिंग कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 100 लाइनें लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि आप जितनी चाहें लिख सकते हैं। द बॉडी इज़ इनक्लोज इन ब्रेसेस, और क्या किया जाता है, बॉडी यानी कि इसके अंदर आप क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सिंटैक्स इसका देख लें जो डिस्कशन हमने की है। द सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन कि वाइड मेन, स्टूडेंट ये याद रखना है कि सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे, वाइड मेन वाइड। अब इस वाइड को आप लिखें या ना लिखें ये ऑप्शनल है आपके पास, लिखें या ना लिखें कोई एरर नहीं आएगा। और ये जो है ओपनिंग और ये क्लोजिंग ब्रेसेस, तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, यानी कि यहाँ आपने एक्चुअल आपकी जो लॉजिक्स होंगी कोडिंग की वो आपने मेन फंक्शन के अंदर ही लिखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें पॉइंट्स क्या हैं। द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट विथ कीवर्ड वाइड, कि आप वाइड से, वाइड एक कीवर्ड है यहाँ से शुरू होती है। कीवर्ड वाइड इन पैरेंथेसिस, जो पैरेंथेसिस के अंदर वाइड लिखा यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर जो वाइड लिखा हुआ है ये जाहिर करता है दैट फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट, कि इसमें इसने कोई, वाइड का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं, कि इसने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया गया। मतलब आर्गूमेंट जो लिस्ट होती है डेटा टाइप्स की विद वेरिएबल, ठीक है। ये नेक्स्ट जब चैप्टर्स आएंगे तो आपको इन बातों का साथ साथ पता चलता आएगा। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज़ इनक्लोज इन ब्रेसेस, कि यानी कि ये क्या कहलाते हैं, डेलीमीटर या ब्रेसेस कहलाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सी लैंग्वेज स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट लिखी जाती हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम लॉजिक, और ये इंस्ट्रक्शन आपकी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक है वो है सी स्टेटमेंट के बारे में। आप क्या जानते हैं, स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज़ एन इंस्ट्रक्शंस, ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसके लिए, फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। हम सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन क्यों लिखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को हम कोई इनपुट दें उस हवाले से वो कोई टास्क परफॉर्म करें। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रेसेस, अभी हमने बात की कि ये करली ब्रेसेस में स्टेटमेंट लिखी जाती हैं।
कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। तो कंप्यूटर स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखना है कि जिस सीक्वेंस से आपने स्टेटमेंट लिखी हैं तो कंप्यूटर ने क्या करना है, उसी तरतीब से भी एग्जीक्यूशन करनी है। तो आपने जो कोडिंग करनी है, आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखनी हैं, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो क्या होनी चाहिए, तरतीबवार एक ऑर्डर में होंगी, तभी जो है वो कंप्यूटर सही तौर पर परफॉर्म कर सकेगा। ईच स्टेटमेंट इन सी इज़ टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। जैसे कि आप इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो कोई भी जुमला मुकम्मल करते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो सी लैंग्वेज की जो भी स्टेटमेंट होगी वो किस पे एंड होगी, सेमीकोलन पे एंड होगी। एक एग्जांपल देख लें कि हमारे पास इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब ये हमने लाइब्रेरी फाइल, हेडर फाइल को इंक्लूड किया, जिसका मतलब क्या है कि ये इसमें इनपुट और आउटपुट वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें यानी कि जो फंक्शन पड़ा होता है वो क्या पड़ा होता है, प्रिंट एफ फंक्शन पड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेन फंक्शन यानी कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ये करली ब्रैकेट ओपन, ये करली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम सी स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ का फंक्शन। तो स्टूडेंट ये वो स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ के फंक्शन का लिखने का तरीका, प्रिंट एफ कीवर्ड आएगा, डबल कोटेशन आएगी, और इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ आपकी आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी जैसे आप उसको रन करते हैं या कंपाइल करते हैं। और जो एंड होगा वो किस पे होगा, सेमी कॉलन पे होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बग एंड डीबगिंग। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। बग किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर तो कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई एरर आ गया है उसको हम कहते हैं बग कहते हैं। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग प्रोग्राम। जब हम कोई भी कोडिंग कर रहे होते हैं, अगर बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी होगा कोडिंग का, तो उससे भी कोई ना कोई एरर्स आ जाते हैं। अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। अगर तो एक प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ गया है तो वो कंपाइल नहीं होगा। द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर्स। तो कंपाइलर ने क्या करना है कि एरर्स दिखाने, डिटेक्ट करने हैं, एंड डिस्प्लेस एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ एरर। और आपको वो मैसेज भी शो करवा देगा कि एरर कौन कौन से और क्यों आए हैं, वजह क्या है। द एरर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट। तो अगर आप अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे के सारे एरर अपने कोड से क्या करें, रिमूव करें। द प्रोसेस ऑफ फाइंड। अब दूसरी डेफिनेशन हमारे पास डीबगिंग। बग क्या था, एरर को बग कहते हैं। तो एरर्स को ठीक करना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज नोन एज डीबगिंग। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।